हेलो दोस्तों, तो आज का ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम लेकिन को देखते हैं जो कि मिस्टर फू के साथ नशे की हालत में रोमांस कर रही होती है। लेकिन कहती है थोड़ा रुक जाओ। मिस्टर फू कहते हैं अब बहुत लेट हो गया है, अब मैं नहीं रुक सकता। जिसके बाद इनका रोमांस कंटिन्यू होता है। जिसके बाद लेकिन सुबह उठती है और कहती है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर लिया। कल ही मेरी शादी हुई है और मैं अपने सुहाग रात वाले दिन यहाँ क्या कर रही हूँ। मनी मन में ये कहती है कि मेरे सुहाग रात वाले दिन अगर मेरा हस्बैंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो ये सब कर बैठती है। नेक्स्ट सीन में ये कहती है चलो अच्छा हुआ कि तुम उठ गए, ये लो कार्ड, दोबारा मुझे परेशान मत करना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब भूल जाना, इस कार्ड में बहुत पैसे हैं। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं सुबह सुबह मेरा मूड बन गया है, चलो दोबारा से करते हैं। ये कहती है नहीं नहीं, अब मेरा जाने का टाइम हो गया। उसके बाद हमें फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है सुहाग रात वाले दिन। लेकिन अपने कमरे में आती है, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात होती है आनिंग से। वो आनिंग से सवाल करती है कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो और तुमने मेरे नाइट ड्रेस क्यों पहन रखे हैं। तभी मिस्टर गू यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन कहती है नाटक करना बंद करो, आज हमारी सुहागरात वाली दिन है, रूम सजा हुआ है, इस कमरे में हमारी तस्वीर लगी हुई है। क्या ये लड़की इतनी अंधी हो गई है कि इसे दिखाई नहीं दिया ये कमरा किसका है। मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये तो सिर्फ यहाँ मिलने के लिए आई थी। आनिंग भी कहती है हाँ सिस्टर, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई थी। यहाँ आनिंग इनोसेंट फेस बनाते हुए मिस्टर गू से कहती है कि प्लीज इसे समझाओ ना कि गुस्सा ना करे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। यहाँ मिस्टर गू कहते हैं कि इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ आज रात ये यहाँ स्टे करना चाहती है, तुम इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। लेकिन कहती है ठीक है, तो मैं भी तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाती। यहाँ मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और तुम्हारे पास क्या ऐसा सबूत है कि तुम मेरे खिलाफ यूज करोगी। यहाँ आनिंग का हाथ पकड़ कर वो यहाँ से चला जाता है और लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा रोती है कि उसकी सुहागरात वाले दिन ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद ही वो नशे में आकर मिस्टर फू के साथ वो सब कुछ कर लेती है। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सुबह सुबह लेकिन की दोस्त का कॉल आता है और वो कहती है सिस्टर मुझे तुम्हारी एक हॉट सी ड्रेस चाहिए। तो ये सवाल करती है क्यों। तो दोस्त बताती है कि मैं इस पार्टी में आई हुई हूँ और इस पार्टी में प्रिंस फू यांगझाओ आने वाले हैं। वो यहाँ आकर अपने लिए वाइफ सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ आई हैं जिन्होंने हॉट ड्रेस पहन रखे हैं। लेकिन कहती है क्या वो कहीं का प्रिंस है जो अपने लिए वाइफ इस तरह से सिलेक्ट करेगा। तो दोस्त बताती है प्रिंस ही समझो, वो प्रिंस से कम नहीं है, वो इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। साल भर से भी कम समय में उसने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर गया है और तो और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत हैंडसम है और सिंगल है। उसके घर वाले चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, इसीलिए उसके घर वाले आज यहाँ उसके लिए बीवी सिलेक्ट करने वाले हैं। बीवी कह लो या गर्लफ्रेंड। तो प्लीज सिस्टर मुझे अपनी हॉट वाली ड्रेस दे दो ना, मैं यहाँ पहनकर सबको फेल कर देना चाहती हूँ। लेकिन कहती है ठीक है, तुम्हें मैं हॉट सी ड्रेस दे तो दूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कल रात मैंने अपने लिए मेल मॉडल ऑर्डर करा था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उतना हैंडसम तो नहीं होगा जितना मेरा मेल मॉडल हैंडसम था। दोस्त कहती है तुमने इतनी जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर अभी तुम सिंगल होती तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आती, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि वो तुम्हें ही चूज करता। वेल नेक्स्ट सीन में ये अपनी दोस्त के लिए ड्रेस लेकर आ जाती है। यहाँ लेकिन खड़ी होकर सोच ही रही होती है कि आखिर ये यंग मास्टर अपने आप को समझता क्या है। तभी पीछे से आवाज आती है कि इस पार्टी में सभी लड़कियां इतना रिवीलिंग और हॉट ड्रेस पहन कर आई हैं, तुमने इतना कवर कपड़ा क्यों पहना है। ये सोचती है ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, ये आवाज तो उसी मेल मॉडल की है। मेल मॉडल को देखकर ये अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस्टर फू कहते हैं तुम मुझ पर कल रात में इतने पैसे खर्च की थी, इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो। ये कहती है मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें पैसे मिल गए ना तो चलो निकलो यहाँ से। मिस्टर फू कहते हैं कि देखो मुझे प्रोवोक मत करो, मुझे एक एक तिल पता है कि तुम्हारी बॉडी पे तिल कहाँ कहाँ है, बोलो तो सबसे प्राइवेट वाले तिल बताऊं। मेरे अलावा आई थिंक वो तिल अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। ये कहती है ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। ये कहती है सपने देखना बंद करो, मैं तुम जैसे मेल मॉडल को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग ऐसी रिच लड़कियां ढूंढकर उन्हें फंसाते हो एंड देन उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो अपना खर्चा निकालने के लिए, लेकिन मेरे साथ ये होशियारी तुम नहीं दिखा सकते। ये कहता है अपना फोन दो, कहती है मैं नहीं दूंगी। मिस्टर फू कहते हैं फोन दो नहीं तो वो वीडियो पूरी दुनिया वाले देखेंगे कि कल रात तुम कितनी हॉट लग रही थी। ये सुनकर बेचारी डर जाती है और अपना फोन देती है। मिस्टर फू इसके फोन में अपना नंबर डायल करते हैं और कहते हैं मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ मैसेज करूँ मुझे जवाब चाहिए और अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं करा तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूंगा। ये कहती है तुम एक मेल मॉडल हो, तुम जानते हो ना कि तुम ये सब करके अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मिस्टर फू तो एकदम नीडर होते हैं और इसे किस करने लग जाते हैं, लेकिन इसे दांत काट लेती है
और मिडिल फिंगर दिखाकर यहाँ से चली जाती है। तभी दोस्त लीकिन को कॉल करती है और कहती है तुमने मुझे इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस देकर यहाँ से गायब हो गई। दोस्त कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर आने वाला है प्रिंस, तुम्हें प्रिंस को देखना चाहिए, वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही हॉट है। हैंडसम हॉट लड़कों का नाम सुनकर लीकिन का दिमाग खराब हो जाता है। कहती है दोबारा से ऐसे लड़कों का मेरे सामने नाम मत लेना, और ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। यहाँ लीकिन को बेचारी को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। ये सोचती है अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करा तो वो आदमी मेरी पूरी की पूरी करियर बर्बाद कर देगा। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं गूजे के डैड उससे कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हें मिस्टर फू को किसी भी तरीके से कन्विंस तो करना ही होगा, इस बिजनेस में सिर्फ वही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। गूजे कहता है आप चिंता मत करिए, वो मेरे साथ कॉलेज में 4 साल पढ़ा है, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। वेल तभी हम यहाँ देखते हैं लीकिन की सासू माँ कहती है कि ये लो तुम और खाओ, पेट भर के खाओ, और 1 साल के अंदर अंदर मुझे पोता दे दो। ये मन ही मन में काफी गुस्सा कर रही होती है लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखती है। सासू माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें लीकिन का ध्यान रखना होगा और जल्द से जल्द तुम लोगों को हनीमून ट्रिप पर भी जाना चाहिए। लेकिन कहती है ये मेरे साथ हनीमून ट्रिप पर क्यों जाएगा, ये तो आनिंग के साथ जाएगा, सुहाग रात वाले दिन भी ये उसी के साथ था। ये सुनकर सासू माँ कहती हैं कि अभी भी तुम उस चुड़ैल के साथ इन्वॉल्व हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। गूजे कहता है कि मॉम ये ऐसे ही नॉनसेंस बातें करती रहती है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है जो ये ऐसी बातें कर रही है। आंटी कहती है कि देखो उस लड़की से दूर रहो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। डैड कहते हैं सब लोग खाने पर ध्यान दो, 2 दिन बाद स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, वहाँ तुम दोनों को साथ में जाना होगा। 2 दिन बाद ये लोग स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ गूजे अपनी वाइफ से थोड़ा प्यार दिखा रहा होता है लेकिन कहती है ये नाटक करना बंद करो। गूजे कहता है कि तुम मिसेस गू हो, अपनी आइडेंटिटी भूलो मत, यहाँ सभी लोग बड़ी बड़ी फैमिली के हैं, बहुत ही रिच हैं, अगर तुम ऐसे ही नाटक करोगी तो हमारी इमेज खराब हो सकती है, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे। और तभी यहाँ अनाउंस होता है कि हमारे गेस्ट का वेलकम करिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पर तो मिस्टर फू यांगज़ो आते हैं। यहाँ वो आते ही अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं लेकिन मिस्टर फू को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और वो तो डर जाती है कि अच्छा ये है प्रिंस। ये अपना शक्ल छुपा लेती है। इसे रियलाइज होता है कि उस रात ये किसी मेल मॉडल के साथ नहीं बल्कि इतने बड़े प्रिंस के साथ रात गुजार रही थी। यहाँ गूजे कहता है कि नाटक करना बंद करो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम इस तरह से अपना चेहरा छुपा रही हो, सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। वो कहती है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, लेकिन गूजे इसके फेस से वो कवर हटा देता है और मिस्टर फू लीकिंग को देख लेते हैं। यहाँ मिस्टर फू तो उसके बगल में ही आकर बैठ जाते हैं और उसे देखना शुरू कर देते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है कि आप उस लड़की को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर फू उससे सवाल करते हैं कि उस लड़की के बगल में वो जो लड़का बैठा है वो कौन है। तो यहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो गूजे है, 4 साल आप उसके साथ कॉलेज में पढ़ चुके हैं और वो लड़की उसकी वाइफ है और अभी अभी फिलहाल में ही इन दोनों की शादी हुई है। यहाँ मिस्टर फू को बहुत ही गुस्सा आता है कि अच्छा तो ये लड़की शादीशुदा है, इसकी इतनी जरूरत कि ये मेरे साथ इन्वॉल्व हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ गूजे अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों हो रहा है, तुम क्या सोच रही हो, जाओ अपने फेस पे थोड़ा टच अप करके आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं लेकिन यहाँ भी मिस्टर फू होते हैं। मिस्टर फू लीकिंग को मैसेज करते हैं मेरे बगल में आकर बैठो। वो डर जाती है, सोचती है सभी लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर उसे ऐसा करना पड़ता है और वो इसके बगल में जाकर बैठ जाती है। लीकिंग का हस्बैंड ये देखकर सोच में पड़ जाता है क्या इस लड़की का दिमाग खिसक गया है, ये जो जाकर मिस्टर फू के बगल में बैठ गई। उसका हस्बैंड यहाँ आता है, इशारे में बोलता है कि यहाँ से हटो, मुझे यहाँ बैठने दो, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। यहाँ गूजे बगल में बैठता है, मिस्टर फू यांगज़ो से बात करता है और कहता है कि बहुत लंबे टाइम बाद हम वापस से मिल रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों लोग आपस में अच्छे से बात करते हैं। मिस्टर फू यांगज़ो गूजे को कांग्रेट्स कहते हैं उसकी शादी के लिए और कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मिस्टर फू टेबल के नीचे से लीकिंग को टच कर रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर फू कहते हैं ये देखो ये ब्लैक कार्ड तुम्हारा है ना, ये मेरे पास रह गया था। वो कार्ड नीचे गिर जाता है, वो उठाने जाता है, लेकिन डर जाती है कि ये तो देख लेगा कि नीचे क्या हो रहा है। वो खड़ी होती है कि तभी फटाफट मिस्टर फू लीकिंग के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारते हैं और वो यहाँ खड़ी हो जाती है। इसका हस्बैंड कहता है कि तुमने ये क्या ड्रामा लगा रखा है, क्यों ऐसे नाटक कर रही हो, बैठो शांति से। तभी मिस्टर फू इसके बैक पर टच करने लग जाते हैं और इसे गुदगुदी होती है। दोबारा से हस्बैंड कहता है कि तुम ये कैसा कैसा रिएक्शन दे रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ मिस्टर फू कहते हैं ठीक है मेरा टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ यहाँ से। सभी लोग उन्हें बाय बाय कहते हैं। मिस्टर फू के जाने के बाद यहाँ गूजे कहता है कि उसकी तरफ देखना बंद करो, तुम्हारी जैसी शादीशुदा औरत को वो मुंह नहीं लगाता, उसके पीछे लाखों लड़कियों की भीड़ लगी हुई है जो तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर ये हंसती है और बैठ जाती है।
ये कहती है मेरा छोड़ो, 4 साल से तुम उसके साथ पढ़े हो कॉलेज में, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ बिजनेस कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। इसे ऑल द बेस्ट कहकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग कार में होते हैं। लीकिंग को मैसेज आता है मिस्टर फू का, वो विला में मिलने के लिए इसे बुला रहे होते हैं और तभी यहाँ गूजे को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है बेबी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यहाँ गूजे अपनी वाइफ से कहता है कि आनिंग की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। ये बिना कोई सवाल जवाब किए कहती है ठीक है जाओ तुम। वो यहीं से उतर जाता है। ड्राइवर कहता है मैडम आपको कहाँ चलना है? तो ये कहती है इस विला में चलना है। जिसके बाद ये विला में आ जाती है मिस्टर फू यांगजो से मिलने के लिए। मिस्टर फू यांगजो तो यहाँ तैयार बैठे होते हैं रोमांस करने के लिए, जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रहे हो। ये कहता है तुम शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और आदमी के साथ मेल मॉडल हायर कर रही हो और ये सब गुलछर्रे उड़ा रही हो। ये कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व मत हो। ये कहता है कैसा पर्सनल मैटर, इस मैटर में तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ। ये कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर फू प्रिंस हो, मुझे लगा कि तुम कोई मेल मॉडल हो, और अगर तुम इतने बड़े प्रिंस हो तो तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था, तुम तो खुद मेरे पास चिपके चले आ रहे थे। मुझे लगा मेल मॉडल ऐसा ही करते हैं और मैं भी नशे की हालत में थी, इसीलिए तुम्हें मना नहीं कर पाई। और वैसे भी उस रात मेरा बहुत दिमाग खराब था। तो ये सवाल करते हैं क्यों, उस रात ऐसा क्या हुआ था? ये कहती है देखो ज्यादा मेरे पर्सनल मैटर में मत घुसो, वैसे भी वो रात मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम था, तो इतना मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है और इसे अपने पास खींच कर बैठाता है। कहता है तुम्हारे गले पर अभी भी वो किस का निशान है, अगर तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात होते तो तुम्हारे हस्बैंड को जरूर पता चल जाता, अगर वो तुम्हारे करीब आता तो ये निशान जरूर देख लेता। कहीं तुम दोनों का शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं है? बताओ किस प्रॉब्लम की वजह से तुमने इस आदमी से शादी की है? ये कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, और वैसे भी तुम उस वीडियो की बात कर रहे थे ना, तुम तो वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वीडियो अपलोड करते हो तो मेरे से ज्यादा इमेज तुम्हारी खराब होगी। ये कहता है चिंता मत करो, उस वीडियो में सिर्फ तुम हो, मेरा फेस नहीं दिख रहा। ये सुनकर इसे और गुस्सा आता है और कहती है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ये कहती है ठीक है बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा, मैं नील डाउन करूं, तुमसे माफी मांगू, तो क्या तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे? ये कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर फू कहते हैं जल्द से जल्द उसे डिवोर्स दो, 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें उसे डिवोर्स देना है। ये मनी मन में सोचती है, वैसे भी वो उसे डिवोर्स देने वाली है। ये कहती है ठीक है। ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छी गुड गर्ल हो, तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान ली। देखो अगर वो तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताना, डिवोर्स करवाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। जिसके बाद ये पूरी स्टोरी बताती है कि जिस रात में तुमसे मिली वो मेरी सुहाग रात वाली दिन थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन उसी रात वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चला गया और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। जिसके बाद मैं क्लब में आ गई ड्रिंक करने के लिए एंड मैंने मेल मॉडल हायर करने का सोचा, जिसके बाद मैं तुमसे मिल ली। ये कहती है खैर क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? मिस्टर फू खड़े होते हैं और इसके करीब आते हैं। मिस्टर फू की बॉडी देखकर इसके मुंह में पानी आने लग जाता है। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हें लालच आ रही है, चलो फिर से बेड पर सोते हैं। ये कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहते हैं तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? ये बाय बाय कहकर यहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फू कहते हैं इतनी इंटरेस्टिंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीकिंग का जासूस उसे कॉल करके बताता है कि अभी अभी मैंने आनिंग को देखा जो कि मिस्टर गूजे के साथ होटल रूम में जा रही है, वो भी प्रोटेक्शन खरीद के। ये सुनकर लीकिंग कहती है फटाफट से मुझे रूम नंबर भेजो, आज तो इनकी खैर नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये होटल पहुंच जाती है और दरवाजे पर ही इससे आवाज आने लगती है कि आनिंग और गूजे अंदर बहुत भयंकर रोमांस कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर ये खुद से कहती है कि मैं गूजे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी रियलिटी अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी मुझे रोना क्यों आ रहा है। रोते रोते ये यहीं बैठे बैठे सो जाती है और तभी गूजे दरवाजे से निकल के आता है। वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है। यहाँ लीकिंग कहती है घर चलो मुझे तुमसे बात करनी है। आनिंग भी सामने आ जाती है जो कि सिर्फ टॉवल पहनी हुई होती है। गूजे अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लीकिंग बिना कुछ सुने यहाँ से चली जाती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो। जिसके बाद लीकिंग घर आती है और गूजे उसके पीछे आता है, कहता है कि तुम बहुत गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। लीकिंग कहती है तो फिर तुम लोग प्रोटेक्शन क्यों खरीद रहे थे? ये हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगा कर रखा है? ये कहते हैं मुझे तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर कहता है इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें चीट करा है? ये सिग्मा बनते हुए कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास और भी काम है, फालतू का दिमाग मत खराब करो, मैं कोई डिवोर्स नहीं देने वाला। लेकिन को बहुत गुस्सा आता है कि गलती करने के बाद भी मेरे ही सर पे चढ़ रहा है। जिसके बाद ये मिस्टर फू को कॉल करती है और कहती है मेरा डिवोर्स कराने में तुम्हें हेल्प करना होगा। मिस्टर फू कहते हैं रोज गार्डन में आ जाओ, वहाँ हम बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनिंग और मिस्टर गू दोनों लोग एक पार्टी में आते हैं और ये पार्टी मिस्टर फू यांगजो ने रखी होती है। यहाँ मिस्टर गू मिस्टर फू को देखकर अपने डील के बारे में बातचीत करने लग जाता है। मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारी बीवी कहाँ है और तुम दूसरी औरत के साथ क्यों आए हो? तो गूजे कहता है मेरी बीवी की तबीयत खराब है और ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है।
तो वो दोबारा से कहता है तो क्या हम वो डील डन कर सकते हैं, क्या वो प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली मेंबर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, यानी कि तुम्हारी वाइफ ने, तो मुझे अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करना है। गू सवाल करता है कि उसने ऐसा क्या किया है, आप मुझे तो बताइए। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं जाकर उससे खुद पूछ लो। यहाँ इसकी सो कॉल गर्लफ्रेंड कहती है कि इस तरह से तुम्हारी बीवी तुम्हें बर्बाद कर देगी। शायद वो गुस्से में आकर मिस्टर फू के साथ उल्टी सीधी बातें कर ली है ताकि तुम उनके साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर सको। क्या मुझे जाकर उससे बात करना चाहिए, क्या मुझे जाकर लीकिंग से माफी मांगना चाहिए। गुजे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लड़की तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग रोज गार्डन में मिलते हैं। यहाँ मिस्टर फू इससे कहते हैं कि जाकर शावर लेकर आओ, तो ये सवाल करती है क्यों। तो मिस्टर फू कहते हैं तुम अच्छे से जानती हो कि शावर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ। यहाँ लीकिंग फ्लर्ट करने लग जाती है, कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा नशा हो गया है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नशा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा नशा हो गया है। लीकिंग कहती है ऑब्वियसली मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो तुम्हें मेरा नशा क्यों नहीं हो सकता। यहाँ मिस्टर फू कहते हैं मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, पिछली दफा तो तुम मुझे देखकर ब्लश कर रही थी। ये कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा कहकर ये शावर लेने के लिए चली जाती है। जिसके बाद यहाँ मिस्टर फू खुद से सवाल करते हैं क्या सच में मुझे इसका एडिक्शन हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये शावर लेकर आती है और मिस्टर फू से कहते हैं कि अपना ध्यान रखो नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। ये इसका बाल सुखाने लग जाते हैं और बाल सुखाते सुखाते ही इन दोनों के बीच में किस होने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सोकर उठती है तो ये अपने आप से कहती है कि ये रोमांस में काफी ज्यादा अच्छा है। आखिर कोई इंसान इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है। ये सोचती है शायद ये मुझे लाइक करने लगा है, लेकिन फिर खुद से ही कहती है कि एक इतना बड़ा प्रिंस किसी डिवोर्सी लड़की को क्यों लाइक करेगा। और तभी सुबह सुबह गुजे का कॉल आता है। गुजे कहता है फटाफट से घर आओ, मुझे तुमसे अर्जेंटली कुछ बात करनी है। जब वो घर आती है तो ये यही सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्या करा है कि मिस्टर फू इतना ज्यादा तुमसे गुस्सा है, इवन कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट भी नहीं करना चाहते। यहाँ लीकिंग सोचती है कहीं इन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन तभी गुजे कहता है कि मैं उनसे पार्टी में मिला था, मैं उनसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने मेरा दिमाग खराब किया है। ये मनी मन में सोचती है थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि इन्हें सब पता चल गया। ये कहती है मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। तो वो सवाल करता है क्या सॉल्यूशन है। तो ये कहती है कि जब मिस्टर फू यांसो को मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मेरे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, इन जाओ अपना बिजनेस कोलैबोरेशन जो कुछ भी करना है मिस्टर फू के साथ कर लो। लेकिन गुजे कहता है कि शादी तुम्हारे लिए कोई खिलवाड़ है। तभी गुजे के डैड कहते हैं कि कुछ ही दिनों में मिस्टर फू के ग्रैंडपा का 80th बर्थडे है, तो इस चीज का मौका उठाते हुए तुम्हें वहाँ जाकर क्राउन प्रिंस से अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ गुजे कहता है कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें घुटने भी टेकने पड़े तो घुटने टेक लेना, लेकिन प्लीज उन्हें मना लेना। लेकिन मनी मन में सोचती है कि ये मुझे घुटने टेकने के लिए बोल रहा है, क्या होगा अगर इसे ये पता चलेगा कि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे पार्टी में आती है। बर्थडे पार्टी में इसे रियलाइज होता है कि ये पार्टी कितनी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, इन लोगों के सामने तो ये बहुत ही छोटी है। इतना बड़ा प्रिंस आखिर लीकिंग में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। यहाँ गुजे लीकिंग से कहता है जैसे ही वो तुम्हें मिलेंगे अलग से तुम उनसे माफी मांगना, मैं स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, माफी मांगते वक्त वो गिफ्ट तुम उन्हें दे देना। ये गिफ्ट खोल के देखती है कि ये तो बहुत ही महंगी वॉच होती है। कहती है कि ये वॉच पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अवेलेबल है। खैर तभी मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है। यहाँ लीकिंग सोचती है कि आखिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है। यहाँ गुजे कहता है कि उन्हें घूरना बंद करो। तब ये सवाल करता है कि अच्छा एक बात बताना, मैंने तुम्हें जो ब्लैक कार्ड दिया था वो मिस्टर फू के पास कहाँ से आया। ये सवाल करती है तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास वो कार्ड कैसे जाएगा। तो ये कहता है ऑब्वियसली तुमने कोई लापरवाही की होगी। ये मनी मन में सोचती है कि इतना बड़ा गवार है कि इसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मिस्टर फू के साथ कितनी दफा मिल चुकी हूँ। इन दोनों को फाइनली मौका मिल जाता है मिस्टर फू से मिलने का। गुजे कहता है कि देखिए आज मैं अपनी बीबी को लेकर आया हूँ ताकि ये आपसे माफी मांग सके, और तो और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आए हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया है, इसे स्पेशली मुझसे अकेले में माफी मांगनी होगी। और तो और एक और बात, अगर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेशन करना ही है तो तुम्हें इस औरत को डिवोर्स देना होगा। यहाँ गुजे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये एक लड़की है, इसे जाने भी दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें अपने पार्टनरशिप पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मिस्टर फू इसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि और भी बेहतर कंपनी है जिनके साथ मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी शर्त नहीं मांगनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुजे को
काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है आखिर ली किंग ने ऐसा क्या किया है कि मिस्टर फू इससे इतना नफरत करते हैं। घर आकर वो सवाल करते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देती है क्योंकि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। हस्बैंड कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है, दुनिया में इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और वो तुम्हारे साथ सोएगा, दिन में सपने देखना बंद करो। ये कहती है बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, जो सच था मैंने बता दिया। खैर तभी यहाँ मिस्टर फू कॉल कर देते हैं और कहते हैं फटाफट से मेरे मैंशन पर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में जब ये मिलने के लिए आती है तो देखती है कि इसका भाई मिस्टर फू के साथ बैठा हुआ होता है, क्योंकि इसे कैसे तैसे तो पता चल जाता है कि इसकी सिस्टर का कनेक्शन मिस्टर फू के साथ है और वो पैसे वैसे के चक्कर में यहाँ आ जाता है ताकि मिस्टर फू से पैसे से रिलेटेड हेल्प कर देंगे। सिस्टर यहाँ काफी गुस्सा करती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, लेकिन ब्रदर कहता है दीदी थोड़ा शांत हो जाओ, मिस्टर फू तो काफी कूल इंसान है। वो मिस्टर फू के सामने कहता है देखिए मेरी सिस्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी सिस्टर का नाम है ली किंग। दीदी के ग्रेजुएशन के बाद ही इनकी शादी हो गई। मिस्टर फू कहते हैं बहुत बुरा हुआ और कहते हैं मुझे तुम्हारी सिस्टर के साथ पर्सनली कुछ बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में ये कार की तरफ आता है और अचानक से ली किंग को किस करने लग जाता है। ये कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स हो जाता है तो तुमने जो वादा किया है वीडियो डिलीट करने का, तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे है ना। मिस्टर फू कहते हैं पहले डिवोर्स तो हो जाने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे, फिलहाल के लिए होटल चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अचानक से ली किंग मिस्टर फू का फोन उठाकर तोड़ना शुरू कर देती है और कहती है मैंने तो तुम्हारा फोन तोड़ दिया, अब तो वीडियो नहीं रही। मिस्टर फू कहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट वीडियो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं होगा। ये सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है ऐसी वीडियो का कोई बैकअप कैसे रख सकता है। ये कहती है देखो अगर मेरी इमेज है तो याद रखना तुम्हारी भी इमेज है, मैं हर जगह तुम्हारे बारे में घटिया बातें करूंगी और सबसे उल्टी सीधी बातें कह कहकर तुम्हारी इमेज खराब करूंगी। लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे अपनी रेपुटेशन की कभी भी कोई फिक्र नहीं थी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये सब सुनकर ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है आखिर तुम कैसे इंसान हो, ये कहकर ये यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ली किंग अपने पेरेंट्स को ससुराल में देखकर सवाल करती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से गू फैमिली की बर्बादी हो रही है, तुमने आखिर मिस्टर फू के साथ ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर फू इनके साथ पार्टनरशिप ही नहीं करना चाहते, इस वजह से इनकी कितनी ज्यादा लॉस हो रही है। यहाँ ली किंग अपने हस्बैंड से कहती है क्या तुम 3 साल के छोटे बच्चे हो जो हर चीज अपने पेरेंट्स से कहते हो। डैड कहते हैं उसे डांटना बंद करो, अगर फू फैमिली ये गू फैमिली के साथ पार्टनरशिप नहीं करती है तो तुम्हें पता है हमारी ली फैमिली को भी कितना लॉस झेलना पड़ेगा। ली फैमिली और गू फैमिली दोनों लोगों ने मिलकर फू फैमिली में इन्वेस्ट करा है, वो प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ही टाइम में हम लोग उस प्रोजेक्ट में एंटर करने ही वाले थे, 100 मिलियन हम लोगों ने लगा दिया था, लेकिन फिर तुमने अचानक से उन्हें ऑफेंड कर दिया। यहाँ मॉम कहती है जाकर उससे एक बार अच्छे से माफी क्यों नहीं मांग लेती। यहाँ गुजे कहता है कि मैं उसके साथ कॉलेज टाइम से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा रूड और एरोगेंट है। इतने लोगों की बातें सुनकर इसे काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद ये बाहर आकर मिस्टर फू को कॉल करके पूछती है कि आप कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि मैं डेट पर आया हूँ। कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी डेट बर्बाद करने के लिए आ रही हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम्हारा इंतजार रहेगा। वो यहाँ दूसरी लड़की को देखकर एकदम गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करती है और कहती है तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते। वो मिस्टर फू के मुँह पर पानी भी डाल देती है और मनी मन में खुश हो रही होती है कि अब मजा आया इसके साथ ऐसा करके। ये लड़की सवाल करती है मिस्टर फू क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या ये जो कह रही है क्या ये सच है। मिस्टर फू कहते हैं अगर ये सब झूठ होता तो मैं यहाँ पहले ही बोल देता, शांति से बैठा हूँ इसका मतलब ये सब सच है। ये सब सुनकर ये मिस्टर फू को गालियाँ देकर ये लड़की चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू इसे अपने विला पर लेकर आते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये कहती है गुजी के साथ तुम्हें पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पार्टनरशिप के लिए मेरी फैमिली और उसकी फैमिली दोनों लोगों ने इन्वेस्ट करा है, दोनों साइड से मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। मिस्टर फू इसे खींचकर अपने गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा क्यूट क्यों हो। तो ये ब्लश करने लग जाते हैं। ये दोबारा से कहते हैं क्या हम फिर से सो सकते हैं। ये कहने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर फू इसे कमरे में ले आते हैं और बहुत इंटेंस तरीके से इसे किस करना शुरू कर देते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग इसके हस्बैंड का कॉल आता है। हस्बैंड कहता है आखिर तुमने मिस्टर फू को कैसे मनाया, सुबह सुबह ही वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए, आखिर तुमने ऐसा कौन सा जादू किया। ये कहते हैं मैं उसके साथ सो गई। ये सुनकर गुस्से का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखने लग गई हो, शाम के बाद तुम्हारे घर से बाहर निकलना बंद। ये फोन कट कर देती है, लेकिन तभी यहाँ मिस्टर फू कहते हैं फटाफट से इसे डिवोर्स दो, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कहते हुए उसे किस करना शुरू कर देते हैं। वेल जब ये वापस से अपने घर आती है तो यहाँ गुजे कहता है कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये महंगा लिमिटेड एडिशन वाला पर्स मंगवाया है, होपफुली तुम्हें पसंद आएगा।
ये कहती है अगर सच में तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स दे दो। मिस्टर फू कहते हैं तुम फिर से मेरा दिमाग खराब कर रही हो, आज के बाद सच में तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन कहते हैं तुम बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रात गुजार सकते हो, तो मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती? मेरे भी तो बाहर मेरे बॉयफ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं। यहाँ गूजे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हो, रुको तुम्हें बताता हूँ मैं। वो यहाँ उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सुहाग रात वाले दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, इसी बात की तुम्हें जलन है ना, तो चलो आज हिसाब बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है एंड धक्का देकर हट जाती है। कहती है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो। तभी मिस्टर गू की नजर पड़ती है इसके बाइट पर। सवाल करते हैं ये क्या है, तो ये कहती है ये है हिकी, जो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। गूजे कहता है तुमने जानबूझकर अपने आप को चूटी काटी होगी ताकि तुम मेरे सामने इस तरह से फ्लेक्स कर सको और मुझे जेलस फील करा सको। खैर तभी यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, वो किसी प्रॉब्लम में होती है और यहाँ गूजे परेशान होते हुए उसके पास चला जाता है। खैर तभी यहाँ इसकी जासूस का कॉल आता है। जासूस बताता है कि मुझे एक बात पता चली है, आनिंग जो है वो प्रोफेशनल क्लास लिया करती है ताकि वो मिस्ट्रेस बन सके, रिच लोगों को सेड्यूस कर सके। इस क्लासेस में सिखाया जाता है कि रिच लड़कों को अपने जाल में कैसे फंसाए, उन्हें प्यार में पागल कैसे करे। आनिंग कहती है कि मैं तो पहली दफा सुन रही हूँ कि मिस्ट्रेस लोग भी क्लासेस लेते हैं ताकि वो आदमियों को सेड्यूस कर सकें। चलो बढ़िया ही है, मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द गूजे को अपने जाल में फंसा ले और गूजे मुझे डिवोर्स दे दे। ये कहती है ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते रहो ताकि जब डिवोर्स का टाइम आए तो मैं सबके मुंह पर सबूत मार सकूं। खैर तभी दोपहर में गूजे आता है और कहता है चलो उठ जाओ, मिस्टर फू के साथ हमें गोल्फ खेलने के लिए जाना है। ये मना करती है लेकिन गूजे कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सभी लोग जाने वाले हैं और हम सभी लोग उनके साथ गोल्फ खेलने वाले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इन सभी लोगों को ग्राउंड में देखते हैं। मिस्टर फू का ऑर्डर होता है कि वो यहाँ सिर्फ और लीकिंग के साथ गोल्फ खेलना चाहते हैं। वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं आता है, वो एकदम से मना करती है। लेकिन गूजे कहता है मिस्टर फू कह रहे हैं ना तो तुम्हें खेलना पड़ेगा, ट्राई तो कर ही सकती हो। यहाँ मिस्टर फू लीकिंग को काफी रोमांटिक वे में पकड़ते हैं और सारे फैमिली मेंबर वाले यही तो बैठे हुए होते हैं। मिस्टर फू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होती है। यहाँ गूजे फैमिली वालों को साइड में लेके चला जाता है ताकि लोग ये सब ना देख सके। यहाँ मिस्टर फू लीकिंग को गलत गलत तरीके से पकड़ रहे होते हैं और कहते हैं गलती तुम्हारी है, तुम्हें इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी, मेरा तो मन मचल रहा है। ये कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ गूजे इन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर सोचने लग जाता है कि इन दोनों का बिहेवियर ऐसा कैसे है, ये लोग एक साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू लीकिंग के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन कहती है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो गूजे को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। मिस्टर फू कहते हैं शक हो जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वो कहते हैं क्या तुम मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर रही हो, सोचना भी मत, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। और वो इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कहती है लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग यहाँ ऐसे रहेंगे तो लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि गूजे इसी कमरे की तरफ आ रहा होता है और कहता है लीकिंग दरवाजा खोलो। लेकिन यहाँ तो मिस्टर फू कह रहे होते हैं कि फटाफट से मुझे किस करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये किस करना शुरू करती है और मिस्टर फू इसे टांग कर बाथरूम में ले आते हैं। यहाँ गूजे भी कमरे के अंदर आ जाता है और देखता है कि लीकिंग के कपड़े तो सोफे पर पड़े हुए हैं। वो उसे फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर फू जो कि लीकिंग का फोन बाहर फेंक देते हैं। ये फोन गूजे को मिल जाता है और वो आवाज लगाने लग जाता है, लेकिन क्या तुम वॉशरूम के अंदर हो? तभी उल्टी सीधी आवाजें आती हैं। गूजे कहता है फटाफट से दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो? यहाँ लीकिंग कहती है आज तो मैं काम से गई, मेरी पूरी की पूरी इमेज खराब हो जाएगी। मिस्टर फू कहते हैं चिंता मत करो। और तभी मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारी बीवी ने फिर से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, यहाँ मैं उसे पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ, स्पेशल तरीके की पनिशमेंट जो मैं उसे पर्सनली ही दे सकता हूँ। मिस्टर गूजे कहते हैं कि उसने दोबारा से ऐसी क्या गलती कर दी, लेकिन फू यानजो कहता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता। यहाँ गूजे पूरी कोशिश करता है कि मिस्टर फू बाहर आ जाएं, लेकिन मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ज्यादा डिस्टर्ब किया तो अभी के अभी मैं ये पार्टनरशिप कैंसिल कर सकता हूँ। अपना पार्टनरशिप कैंसिल होने का नाम सुनकर इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। ये कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ मिस्टर फू कहते हैं कि तुम तो उसे डिवोर्स देने वाली थी, लेकिन तुम उससे इतना ज्यादा डरती क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो और तुम्हें उससे प्यार हो गया है? ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत पहले से ही उसे डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी। तो ये सवाल कहता है तो फिर तुम उससे इतना डरती क्यों हो? ये कहती है मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे रेपुटेशन खराब होने से डर लगता है। तुम माने जाने प्रिंस हो और मैं हूँ ली फैमिली की डॉटर, नाम खराब होना कोई अच्छी बात नहीं है।
ये सब कहकर यहाँ से ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुजी लीकिंग से काफी गुस्से में सवाल करता है, क्या तुम मेरे फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? बार बार तुम मिस्टर फू से पंगे क्यों लेती रहती हो? बार बार उनका दिमाग क्यों खराब करती हो? तो ये कहती है, तुम्हें एक बात पता है, मिस्टर फू बेड में बहुत ही अच्छे हैं, उनका स्टैमिना काफी अच्छा है। गुजी कहता है, क्या तुम मिस्टर फू का नाम लेकर मुझे परेशान करना चाहती हो? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, वो तुम्हें कभी चूज नहीं करेगा और इस चीज को लेकर मुझे कोई जेलसी नहीं है। तुम्हें पता है उसकी एक्स कौन है? उसकी एक्स से तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। उसकी एक्स का जाकर फैमिली बैकग्राउंड पता कर लो, वो कितनी नॉलेजेबल है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, और एक बार तुम अपने आप को देखो। ये सब कहकर यहाँ से ये चला जाता है। लेकिन कहती है, मिस्टर फू के एक्स के बारे में सुनकर मेरा दिल क्यों दुख रहा है। जिसके बाद ये अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम्हें मिस्टर फू के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता है? तो वो कहती है, उसकी लव स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता, रोमांटिक लव स्टोरी। आज तक उनकी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है। उनका रिलेशनशिप शादी के पॉइंट तक पहुंच चुका था, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप क्यों हो गया ये बात किसी को नहीं पता। दोस्त कहती है, वेल ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? मिलकर हम दोनों इस टॉपिक पर बात करते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग मिलते हैं रेस्टोरेंट में। लेकिन तभी यहाँ गुजे अपनी गर्लफ्रेंड आनिंग के साथ टपक पड़ता है। दोस्त कहती है, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हो रहे हैं और तुम्हारा हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। यहाँ आनिंग कहती है कि सिस्टर प्लीज हमें गलत मत समझना, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुजे को तो ट्रीट दिया है। दोस्त कहती है, नाटक करना बंद करो, तुम दोनों यहाँ पर कपल्स की तरह हाथ पकड़ कर आ रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गुजे यहाँ आनिंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि आनिंग की कोई गलती नहीं है, इसे ब्लेम करना बंद करो। वो जाने लगता है, लेकिन तभी लेकिन रोकती है और सीधा सवाल करती है कि मुझे डिवोर्स कब दे रहे हो? गुजे कहता है, हर बात पर तुम डिवोर्स का नाम ले लेती हो। तो ये कहती है, क्यों नहीं, मुझे तो कल रात का भी पता चल गया है कि तुम लोगों ने 3 प्रोटेक्शन खरीदा था। ये सुनकर ये दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और तो और यहाँ कुछ लोग वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं कि ये किस तरीके से अपनी बीवी पर चीट कर रहा है। यहाँ लीनिंग तो काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली तुम सभी के सामने पकड़े गए हो। यहाँ आनिंग बहुत ही इनोसेंट बनने का नाटक करती है, वो रोने लग जाती है कि तुम सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। लीनिंग कहती है, तुम तो इतनी ज्यादा खतरनाक लड़की हो कि तुमने मिस्ट्रेस बनने के लिए ट्रेनिंग भी लिया है। ट्रेनिंग लेने के लिए तुमने पैसे पे किए हैं, वो भी ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, ऐसी ट्रेनिंग कि रिच हस्बैंड को कैसे पटाएं। यहाँ गुजे कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना? तो लो सुन लो सच, तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, हमारी शादी फेक है और शुरू से आनिंग ही मेरे साथ है और यही हमारा सच्चा रिश्ता है। ये सब सुनकर आनिंग मन ही मन में कहती है कि शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। यहाँ गुजे कहता है कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट पूरा का पूरा फेक है। ये कहता है कि मैं तो वो सर्टिफिकेट रियल में बदलने वाला था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर दिन पे दिन पता चलता जा रहा है कि तुम मेरे साथ रहना डिजर्व ही नहीं करती हो। निंग इसके पास आती है और थप्पड़ मारती है, कहती है, तुम्हारे जितना घटिया इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। उसके मेन पॉइंट पे मारकर नामर्द बोलकर यहाँ से चली जाती है और तो और ऊपर से दोस्त भी दोबारा से मेन पॉइंट पे मारती है। आनिंग के फेस पे पानी फेंकती है, गोल्ड डिगर बोलकर यहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू जो की मीटिंग में होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि ये निंग के ब्रदर का कॉल है। निंग के ब्रदर का कहना होता है कि सिस्टर कहीं मिल नहीं रही है, प्लीज मेरी सिस्टर को ढूंढ दीजिए और प्लीज न्यूज चेक करिए। वो न्यूज चेक करता है तो पता चलता है कि गुजे ने निंग के साथ कितना ज्यादा गलत करा है। जिसके बाद वो फटाफट से ऑर्डर देता है कि जो भी न्यूज वायरल हो रहे हैं वो सब डिलीट करवाओ। वो मीटिंग यहीं पर एंड करके यहाँ से चल देते हैं। दूसरी तरफ हम लीनिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होती है और बैठी हुई होती है एक पार्क में। यहाँ वो सोच रही होती है कि इस रिश्ते में सबसे बड़ी क्लाउन तो मैं थी। मुझे लगा था कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मुझे सब पता है, लेकिन मैं तो एक्चुअल में बेवकूफ बन गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, एक्चुअल में मेरी शादी हुई ही नहीं थी। और तभी यहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं। ये सवाल करती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मिस्टर फू कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उस नदी में डूबकर मरना चाहती हो? ये कहते हैं, नहीं, मैं क्यों डूबकर मरूं? मुझे बस एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि मैं उसे अपना हस्बैंड समझ रही थी, डिवोर्स के लिए बहस कर रही थी, लेकिन वो तो मेरा हस्बैंड ही नहीं है। और तो और हमारी जो भी बहस हुई वो सब कुछ वायरल हो गया। मिस्टर फू कहते हैं, एम्बैरेसमेंट की चिंता मत करो, वो सब डिलीट हो चुका है। ये हैरान हो जाती है, कहती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मिस्टर फू कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम्हारा कौन सा हार्ट ब्रोकन हुआ है? शुरू से तो तुम मेरे साथ थी और वैसे भी तुम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों अलग हो गए, तुम्हारा टाइम और एनर्जी बच गया, डिवोर्स का अब कोई टेंशन नहीं है। ये कहती है, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसने मुझे डंप कर दिया। ये कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी एक एक्स थी, हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। मैंने उसके लिए जो हो पाया मेरे से मैंने वो सब कुछ किया। उसने जो भी कंपनी ओपन करा मैंने उसमें इन्वेस्ट करा, इवन मैं उसकी कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो जल्दी शादी करने वाली है। ये कहती है, लेकिन मुझे तो कोई और स्टोरी सुनने में आई थी कि तुम्हारी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, लेकिन फिर तुम दोनों का अचानक से ब्रेकअप हो गया। ये कहता है, अच्छा तो फिर तुम मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी? ये कहती है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ सुना है ऐसा बात। ये फाइनली बताता है कि उसे अपनी फैमिली चूज करना था।
मेरी फैमिली उसे सुटेबल नहीं लग रही थी। बहुत टाइम के रिलेशनशिप के बाद उसने मेरे साथ रहने के लिए मना कर दिया। ये सस्पेंस में आ जाती है कि आखिर कोई लड़की ऐसे लड़के को कैसे मना कर सकती है। मैं इस लड़की से मिलना चाहूंगी। ये कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए तो मेरा भी परिवार शायद रेडी नहीं होगा। तो ये कहता है भूल गई क्या कि मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। ये हिचकिचाते हुए क्वेश्चन करती है, अच्छा तो ये बताओ क्या तुम अपने एक्स के साथ कभी सोए थे? लेकिन मिस्टर फुक घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। इसे लगता है कि शायद ये सच में उसके साथ सोया था। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही फर्स्ट टाइम सोई हूँ। हम लोगों ने क्या क्या किया है, इसका मतलब है कि तुमने ये सब कुछ उसके साथ भी किया था। ये नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन मिस्टर फू इसे गोद में उठा लेते हैं और घर ले जाते हैं। लेकिन फिर ये देखती है मिस्टर फू इसे अपने घर लेकर आए हैं। कहते हैं कि तुम मुझे अपनी फैमिली के घर क्यों लेकर आए हो, तुम क्या चाहते हो? मिस्टर फू कहते हैं चिंता मत करो, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। तो ये कहती है क्या तुम मुझे मिस्ट्रेस बनाने के लिए लेकर आए हो? तो ये कहता है कि ये 2 कौड़ी का काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम्हारा एक्स बेचारा पछताता फिरेगा। कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। वो लोग तुम पर बहुत हंसते हैं ना, उन्हें हंसने का नहीं बल्कि मैं रोने का मौका दूंगा। तुम्हें याद करके वो बहुत रोने वाला है। ये सब बोलकर वो इसे किस करने लग जाते हैं। लेकिन फिर ये पीछे हटती है और कहती है तुम्हारे ये सब कहने का मतलब है कि तुम वो वीडियो पोस्ट कर दोगे, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ठीक है जाओ कर दो तुम ऐसा, मैं नहीं डरती। तो ये कहता है पागल, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें खामखा डराया करता था। तुम्हें वीडियो में देखने से अच्छा है कि मैं तुम्हें रियलिटी में देखूं। ये सब सुनकर ये ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये शीशे में छोटा कपड़ा पहनकर अपने आप को निहार रही होती है कि तभी मिस्टर फू शावर लेकर यहाँ आ जाते हैं और इसे इतने छोटे कपड़े में देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कितने ज्यादा हॉट लग रही है। ये कहती है कम से कम तुम्हें नॉक तो करके आना चाहिए, और अगर आ ही गए हो तो यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारा कमरा ये नहीं बल्कि मेरे कमरे के बगल में तुम्हारा कमरा है, तुम मेरे कमरे में हो। तो ये कहती है अच्छा मेरे साथ ये सब एम्बैरेसिंग वाला काम होना होता है। मिस्टर फू कहते हैं वैसे तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो, ये बताओ हम दोबारा से साथ में कब सो सकते हैं? तो ये कहती है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सवाल करते हैं कब तक मुझे तुमसे दूर रहना होगा? तो ये कहती है जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता। तभी यहाँ कॉल आता है। ये कॉल रिसीव करती है और पता चलता है कि न्यूज देखने की वजह से इसकी मॉम पैरालाइज हो गई हैं और इस वक्त वो इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में है और इसे तुरंत बुलाया जा रहा है। मिस्टर फू कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिसके बाद ये दोनों लोग हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन ली किंग मिस्टर फू को समझाती है कि आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो अभी और सीन क्रिएट हो सकता है। मैं मम्मा को और परेशान नहीं करना चाहती, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं मम्मा से जरूर मिलाऊंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है ये कहकर कि कोई जरूरत पड़ने पर तुम मुझे कॉल कर लेना। ये अपनी मम्मा से मिलने के लिए आती है। यहाँ मम्मा बीमार तो होती है, लेकिन यहाँ ससुराल और मायके वाले सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो दोबारा से गूजे के साथ में रहने लगे। ये कहती है आप लोगों को मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आता है या नहीं? आप लोग मुझे इंसान समझते भी हो या नहीं? ये इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। गूजे इसे रोकने के लिए आता है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हें मालूम है कि ये रिश्ता टूटने की वजह से तुम्हारी फैमिली बैंकरप्सी में जा सकती है। क्या तुम अपने फैमिली वालों के बारे में भी नहीं सोचती? ये कहती है हमेशा मैं दूसरों के बारे में सोचूंगी तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? इतना कहकर ये चली जाती है। और तो और इसे सिक्योरिटी गार्ड भी आता है लेने के लिए। ये सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर फू ने ही भेजा होता है। इसके जाने के बाद यहाँ आनिंग अपने बॉयफ्रेंड गूजे से कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका बाहर कोई जरूर बॉयफ्रेंड है। तभी तुमने नोटिस करा है कि मेरे होते हुए भी इसे जेलसी फील नहीं होती, और मेरे बारे में जब से पता चला हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स का नाम लेती है। ये सब सुनकर गूजे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे चीट किया। जैसे ही मुझे पता चलेगा उस इंसान के बारे में तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। रात के वक्त हम देखते हैं कि ली किंग सोशल मीडिया पे देखती है कि यानिंग ने लाइव स्ट्रीमिंग करके रो रो कर खूब नाटक किया होता है कि सभी लोग उसके इंसल्ट कर रहे हैं, उसे झूठ मूठ कर फंसा रहे हैं, उसे गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मिस्ट्रेस बोल रहे हैं। आखिर उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि वो इतना हेट ले रही है? कहती है मैं इतना हेट डिजर्व नहीं करती, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब देखकर ली किंग सोचती है कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद ये मैसेज डाल देती है कि कल ही इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाना है और वहाँ ढेर सारे मीडिया वाले होने चाहिए। ये आज डिसाइड कर लेती है कि ये गूजे और आनिंग को एक्सपोज करके रहेगी। रात के वक्त मिस्टर फू आते हैं लीनिंग के पास, लेकिन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है और दूर रहने के लिए कहती है। मिस्टर फू सवाल करते हैं क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? ये कहती है कि वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग करके उल्टा मुझे फ्रेम कर रही है, मुझे बैड वुमन बना रही है, मुझे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। मिस्टर फू कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रेपुटेशन को कुछ नहीं होने दूंगा। कल ही मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा ये मैटर सॉल्व करने में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है।
जिसके बाद ये सोने के लिए जाती है। मिस्टर फू कहते हैं क्या हम थोड़ा सा भी रोमांस नहीं कर सकते। ये कहती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे अच्छे से सो लेने दो। लेकिन मिस्टर फू तो जबरदस्ती रोमांस करते हैं, यानी कि स्वीट वे में जबरदस्ती। वेल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन आता है। यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए होते हैं और तभी यहाँ लीकिंग की एंट्री होती है। एक एक करके सभी लोग सवाल करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सारे मीडिया वाले गूजे के साइड होते हैं। यहाँ लीकिंग बहुत सारे सबूत दिखाती है कि गूजे और आनिंग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। उन लोगों ने मुझे चीट किया है, मुझे फेक रिलेशनशिप में बांधा है, मेरा टाइम वेस्ट किया है। लेकिन ये रिपोर्टर्स सुनने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि आप जो प्रूफ दिखा रही हैं वो एआई से बनाया जा सकता है, क्या पता आप ही झूठ बोल रही हो। लीनिंग कहती है मेरे सबूत को बिना इन्वेस्टिगेट किए आप लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग गूजे और आनिंग ही साइड से आए हुए हैं, कि आप लोग उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। और तभी यहाँ एक रिपोर्टर आती है। ये रिपोर्टर मिस्टर फू यांगजाओ ने भेजा हुआ होता है। ये एक इन्वेस्टिगेटर भी होती है। ये आते ही कहती है चिंता मत करो। इन सभी रिपोर्टर से कहती है कि आप लोगों को जो भी सवाल करना है, जो भी सबूत देखना है, वो सब कुछ मेरे पास मिलेगा। और ये इन्वेस्टिगेटर हर एक चीज को प्रूफ करके रख देती है कि वो लड़की किस तरह से मिस्ट्रेस बनने की क्लासेस लिया करती थी। और तो और ये जानते हुए भी कि 2 शादीशुदा कपल्स हैं, उनके बीच में घुसती रही। यहाँ इस लड़की ने दूसरी लड़की का घर तोड़ने की पूरी कोशिश की है, यहाँ तक कि इंटीमेट भी हो चुके हैं, वो भी कई दफा। फोटोज भी दिखाती है, जिससे मीडिया वालों को सबूत मिल जाता है और उन लोगों को चुप होना पड़ता है। और इस तरह से लीकिंग के खिलाफ जो भी कंट्रोवर्सी चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये इन्वेस्टिगेटर को थैंक यू कहती है कि थैंक यू आज सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए। ये कहती है अगर आपको थैंक यू बोलना है तो मिस्टर फू को बोलिए। मिस्टर फू ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर आपकी हेल्प कर सकूं। ये सब सुनकर ये मन ही मन में सोचती है कि मैं फालतू का उसे गालियाँ देती रहती हूँ, ये तो बिना बोले ही मेरी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ हम वही खड़ूस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आनिंग के साइड से होती है। उसे कॉल करके कहती है कि मैंने आपको डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर आ गई थी जिसके पास आपके खिलाफ हर एक सबूत था, इसीलिए मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकी। प्लीज मैडम मुझे माफ करिएगा। ये कहती है मैंने तुम लोगों को किस बात के पैसे दिए थे, तुमने सब कुछ वेस्ट कर दिया। और तभी यहाँ मिस्टर गूजे आ जाते हैं। गूजे को देखकर ये डर जाती है कि कहीं इसे भी पता न चल जाए कि मैंने मिस्ट्रेस बनने के क्लासेस लिए हैं, क्योंकि वीडियो में साफ साफ सबूत है। ये कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी, मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी, मुझे जाल में फंसाई रखी, ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। ये फिर भी यहाँ झूठ बोलती है, नाटक करती है। गूजे कहता है कि सब सबूत मेरी आंखों के सामने है, फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ गूजे इसे ऑर्डर देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दोबारा दिख गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने लीनिंग के साथ कितना गलत किया, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा मानता था। यहाँ आनिंग को पूरा का पूरा गुस्सा लीकिंग के ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गूजे कॉल करता है लीकिंग किंग को और माफी मांगता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचानने में काफी बड़ी गलती कर दी। ये एक और मौका मांगता है, लेकिन ये बिना बात किए फोन कट कर देती है। वेल अब मिस्टर फूक घर पर आते हैं। लीकिंग कहती है कि आज के लिए बहुत ही थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। ये कहता है थैंक यू इनफ नहीं है, तो चलो बताओ क्या मैं तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ये कहती है हाँ बन सकते हो, लेकिन सीक्रेट बॉयफ्रेंड। 6 महीने तक हमें अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना होगा, जब सब ठीक होगा तभी हम पब्लिकली रिवील करेंगे। मिस्टर फू यहाँ सवाल करते हैं कि अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना, तो क्या अब हम साथ में सो सकते हैं। तो ये कहती है नहीं अभी भी नहीं। ये कहती है तुम्हें और अच्छा परफॉर्म करना होगा, मुझे इम्प्रेस करना होगा। मिस्टर फू यहाँ बताते हैं कि इस रिलेशनशिप के कुछ रूल्स हैं, तुम कभी भी ब्रेकअप नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहती है ये कैसा रूल है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे, मुझे हर्ट करोगे, तो क्या मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहूंगी। रिलेशनशिप में ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, मुझे फ्रीडम होनी चाहिए कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कब मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। तभी लीनिंग इसके पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाती है कि ये बताओ कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ कितनी बार बेड में रोमांस किए हो, तुम लोग इतने साल से एक दूसरे के साथ थे, तुम लोगों के बीच तो बहुत कुछ हुआ होगा। मिस्टर फू कहते हैं क्या ये जानना जरूरी है। ये कहती है हाँ जानना जरूरी है, मुझे एक छोटी छोटी बात जाननी है। तो मिस्टर फू यहाँ बताते हैं कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये ओवर थिंकिंग करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर फू इसे शांत कराते हैं कि फालतू की चीजें के बारे में सोचना बंद करो, वो पास्ट था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। जिसके बाद मिस्टर फू इसे गोद उठाते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू इसे बहुत ध्यान से घूर रहे होते हैं। ये सवाल करती है क्या घूर रहे हो, तो मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं। ये कहती है फालतू के मजाक करना बंद करो, खाने पर ध्यान दो।
खैर तभी यहाँ पर मिस्टर फू की एक्स आ जाती है। मिस्टर फू की एक्स को देखकर ली किंग को अंदर ही अंदर जेलसी होने लग जाती है। एक्स यहाँ सवाल करती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ मिस्टर फू फ्लेक्स करने लग जाते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा हूँ। यहाँ उसकी एक्स कहती है कि मैं मानती हूँ मिस्टर फू कि मैंने आपसे ब्रेकअप करके गलती किया, लेकिन आप किसी ऐसी अल्लू जल्लू लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बना सकते हैं। ये सुनकर ली किंग को बहुत बुरा लगता है और वो खड़ी होकर कहती है कि अपनी आंखें ध्यान से खोल कर देखो कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत और तुमसे ज्यादा हॉट हूँ और तुमसे ज्यादा बड़े हैं मेरे। ये सब सुनकर एक्स तो यहाँ ऑफेंड हो जाती है और कहती है तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो। तभी ली किंग कहती है कि इतने सालों तक तुम उसके साथ थी लेकिन वो कभी भी तुम्हें हाथ नहीं लगाया। क्या तुमने कभी सोचा है, क्योंकि तुम एक ओल्ड वुमेन हो जो कि बोरिंग एंड अनरोमांटिक है। हम तो न जाने कितनी बार बेड पे साथ में सो चुके हैं और न जाने क्या क्या कर चुके हैं। ये सब सुनकर एक्स तो यहाँ पागल ही हो जाती है और मिस्टर फू से कहती है कि क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे बात करने की बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर अपने गोद में बैठा लेते हैं और यहाँ अपने एक्स को कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और गर्लफ्रेंड के साथ मुझे अच्छा टाइम स्पेंड करने दो। यहाँ एक्स कहती है कि तुम्हारी पसंद दिन पर दिन घटिया होती जा रही है। मिस्टर फू कहते हैं कि देखो मुझसे पंगे लेना बंद करो, तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर एक्स का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम अपने आप को कोई माफिया टाइकून समझते हो क्या? तुम्हें पता है मैं किसके अंडर में काम करता हूँ? तुम्हें पता है मेरा मालिक कौन है? तुमसे ज्यादा रिच, तुमसे ज्यादा बड़ा टाइकून, तुमसे ज्यादा बड़ा माफिया है वो। ये सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है बेबी प्लीज शांत हो जाओ, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। वो कहता है बेबी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ लड़ाई करो, मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरा मालिक बहुत ही रिच है। अब इस बूंदू को क्या पता कि इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि फू यांग जाओ ही है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड खींचते हुए यहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ली किंग कहती है कि तुम्हें अपने आप को एक्सपोज कर देना चाहिए कि तुम ही फू यांग जाओ हो। देखा वो तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें किस तरह से डरा रहा था। बेचारे बेवकूफ को खुद नहीं पता था कि तुम ही फू यांग जाओ हो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो ये कहती है ऑब्वियसली तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें कोई कुछ ऐसे बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, और वैसे भी तुम इतने रिच पर्सन हो, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी ऐसे छुपानी नहीं चाहिए। यहाँ मिस्टर फू कहते हैं कि बेबी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीक्रेट बॉस बने रहने दो। तुम्हें अभी शायद पता नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं खुद हूँ और एक तरीके से वो मेरे अंडर में काम करता है। जब उसे पता चलेगा तो उसकी होश उड़ जाएगी। मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिस्टर फू इसे ये भी समझाते हैं कि तुम ये मत सोचना कि वो मेरी एक्स थी इसीलिए मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सीन में गुजे इसे कार से उतरता हुआ देख लेता है एंड इसे फॉलो करने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। यहाँ ली किंग मिस्टर फू से कहती है कि प्लीज यहाँ से चलो, अगर उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तुमने प्रॉमिस करा था ना कि 6 महीने तक तुम ये रिलेशनशिप छुपाओगे। मिस्टर फू को बहुत ही बुरा लगता है जब भी ये इस रिलेशनशिप को अपने एक्स से छुपाने की कोशिश करती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी शर्त पर राजी नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, एक न एक दिन तो पब्लिक कर ही दूंगा। जिसके बाद वो गाड़ी यहाँ से भगाते हैं। यहाँ गुजे चिल्लाता है कि तुम रुक जाओ, किसके साथ जा रही हो तुम गाड़ी में? यहाँ गुजे असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि गाड़ी नंबर मैं तुम्हें बताता हूँ, पता करो ये गाड़ी किसकी है। तो असिस्टेंट बताता है कि ये गाड़ी तो फू ग्रुप के अंडर में रजिस्टर्ड है। गुजे कहता है कि वो फू यांग जाओ के साथ तो नहीं हो सकती, जरूर कोई फू ग्रुप का है, लेकिन कौन हो सकता है? नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू सवाल कहते हैं कि बताओ कब तक मुझे ऐसे छुपकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहना होगा? ये कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने फैमिली को हैंडल कर लूँ, उसके बाद हम लोग सब कुछ पब्लिकली रिवील कर देंगे। तभी गुजे का कॉल आ जाता है। वो सवाल करता है कि बेबी तुम किसके साथ थी? इतनी रात हो चुकी है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहती है तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो? तो ये कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम घर नहीं आ जाती। और तो और मैंने चेक करा कि तुम जिस गाड़ी में थी वो फू फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे हिसाब से फू यांग जाओ तो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, लड़कियों में उसकी टेस्ट बहुत ही अलग है, और तुम मिस्टर फू के डैड के साथ तो अफेयर करोगी नहीं, है ना? तो प्लीज तुम अब घर जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फू यान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता? क्या पता वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड हो। तो ये कहता है सपने देखना बंद करो। तभी मिस्टर फू इसे किस करने लग जाते हैं। यहाँ गुजे कहता है ये कैसी आवाज है, तुम किसे किस कर रही हो? यहाँ वो लोग रोमांस करने लग जाते हैं और गुजे एक एक आवाज सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि ये लड़की मेरे साथ इतने सालों तक थी, लेकिन आज तक मैंने कभी इसे टच तक नहीं किया और अब ये किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी यहाँ मम्मा का कॉल आता है। मम्मा कहती हैं कि एक कॉकटेल पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आओ। वो गुजे के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहती है कि अगर आपको गुजे के बारे में ही बात करना है तो आप मुझसे बात मत कीजिए। मम्मा कहती हैं ठीक है गुस्सा मत करो, तुम पहले कॉकटेल पार्टी में तो आ जाओ।
दूसरी तरफ हम गुजे को देखते हैं जो कि यहाँ मॉम को बहका रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फू फैमिली में उसका फू सर के साथ अफेयर चल रहा है। वो सोचती है कि फू यांग उसमें इंटरेस्टेड होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वो शुगर डैडी रखी हुई है। तभी रातों रात वो गायब रहती है। मॉम कहती है ये इसके साथ क्या हो रहा है, गुस्से में आकर ये अपने साथ क्या क्या कर रही है, क्या इसे अपने इमेज की थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है। तभी यहाँ ली किंग आ जाती है। मॉम कहती है जाओ जाओ तुम उधर जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। मॉम कहती है बेटा इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? ली किंग कहती है मॉम मैं जहाँ कहीं भी थी मैं बहुत एंजॉय कर रही थी और मैं बहुत ही खुश थी। मॉम यहाँ कहते हैं कि तुम गुजे से इतना आसानी से ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, वो बहुत ही ग्रैंड शादी रखने वाला है। सोचो अगर तुम उस शादी में होती तो कितना मजा आता। कहती है कि मॉम वो आपकी बेटी को इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया, आप कैसे उससे शादी करने के लिए कह सकती हैं? क्या मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी रेपुटेशन है? मॉम कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम दूसरा लड़का कहाँ जाओगी ढूंढने के लिए, इतना अच्छा लड़का दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। और तो और पूरे शहर में ये बात पता चल गई है कि तुम्हारी फेक मैरिज हुई थी, दोबारा तुमसे कौन शादी करने के लिए तैयार होगा, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये कहती है किसने ऐसा कहा, मैंने तो बहुत ही अच्छा लड़का अपने लिए ढूंढ लिया है। मॉम कहती है मुझे सब पता है कि तुमने फू यांगजो के डैड को पटाया है, क्या तुमने उनकी एज भी देखी है? ये कहती है मॉम आपसे ये घटिया बातें कौन कहता है, क्या गुजे ने आपको ये सब कहा है? तभी गुजे यहाँ निकल कर आता है। गुजे कहता है कि देखो हम लोग तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। ये कहती है प्लीज चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। मॉम कहती है खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाओ से रोको। लेकिन जब यहाँ से निकल रही होती है तो दोबारा से इसकी मुलाकात हो जाती है फू यांगजो की एक्स और एक्स की बॉयफ्रेंड से। यहाँ बॉयफ्रेंड फिर से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। सोचो जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो सोचो उसे कैसा लगेगा। लेकिन कहती है कि न्यूज तो पढ़ना चाहिए कम से कम, अगर न्यूज पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि वो मेरा एक्स है। ये कहती है वेल मेरी बात छोड़ो, तुम तो बिल्कुल अनजान हो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो तुम्हें ये तक नहीं पता कि उस कंपनी का बॉस कौन है। लेकिन अच्छा होगा कि तुम्हें ना पता चले, क्योंकि जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम किसके अंडर में काम कर रहे हो उस दिन तुम शर्म से पागल हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में ये आती है मिस्टर फू यांगजो के पास और बताती है कि मेरी मॉम भी उसके साइड हो गई हैं, वो गुजे को सपोर्ट कर रही हैं और वो चाहती है कि मैं गुजे के साथ रहूं। मिस्टर फू कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या मुझे इस मैटर में घुसना होगा? यहाँ मिस्टर फू को कॉल आता है, वो कहते हैं कि शावर लेकर जाओ रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर हम बात करते हैं। ये कहती है क्या गुजे आया हुआ है? तो मिस्टर फू कहते हैं तुम टेंशन मत लो ना, तुम जाओ बस अच्छे से शावर लेकर आराम से रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में अपने प्रिंसेस के पास आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मिस्टर फू की एक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। यहाँ उसके बॉयफ्रेंड का एक ही सवाल होता है कि मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, जिनके अंडर में काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है क्या आप ही बॉस हैं? मिस्टर फू कहते हैं क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? एंड वो फाइनली बता देते हैं कि वही बॉस हैं। ये सुनकर तो इसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को ही ब्लेम करने लग जाता है कि इतने टाइम तक मुझसे तुमने ये सच्चाई छुपा कर रखी, मैं जोकरों की तरह बिहेव करता रहा। ब्रेकअप करके वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये पूरा ब्लेम डाल देती है मिस्टर फू के ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर फू कहते हैं मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर तो इस लड़की को और भी ज्यादा हर्ट होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। ये बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड एक ही बात कहता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जिसके बाद ये काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारा भी ब्रेकअप करवा के रहूंगी। जिसके बाद ये सीधा आती है मिस्टर फू के डैड के पास और आकर उन्हें भड़काती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने मिस्टर फू से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे मिस्टर फू की चिंता नहीं है। देखिए ना वो ना जाने कैसी यारी गहरी लड़कियों को डेट करते रहते हैं। डैड सवाल करते हैं कि वो किस लड़की को डेट कर रहा है, तो वो बताती है कि ये किसी डिवोर्सी लड़की को डेट कर रहे हैं, जो कि उनके रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डैड का कहना होता है तुम चिंता मत करो, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ली किंग को कॉल आता है मिस्टर फू की डैड का और वो उसे अपनी कंपनी में आने के लिए कहते हैं। ये काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कंपनी आती है और देखती है यहाँ पर तो इसके डैड भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर बातचीत होती है। मिस्टर फू के डैड यहाँ काफी कैजुअल बिहेव करते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, और तो और वो ऑफर करते हैं कि ली किंग तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। यहाँ पर मुद्दा कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि ये ली किंग को परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन ये तो सीधा का सीधा अपने कंपनी में ऑफर लेटर दे रहे हैं। और तभी यहाँ मिस्टर फू यांगजो भी आ जाते हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि ली किंग को हम कंपनी में किस सेक्टर में डालें, तो वो बताता है कि ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए बेस्ट है। ली किंग मन मन में सोचती है कि मुझे काम नहीं करना, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती कंपनी में ले रहे हैं, वो भी बिना मुझसे पूछे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली किंग के डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया, लेकिन फिर भी गुजे तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा कि गुजे का साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कोई लड़का तुम्हें कभी नहीं पूछेगा, और मैंने सुना है कि तुम फू यांगजो के डैड के साथ भी तुम्हारा कुछ चल रहा है। तो ये कहती है डैड क्या आप पागल हो गए हैं? डैड कहते हैं नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि गलत रास्ते पे मत निकल जाना।
कभी कदार हस्बैंड लोगों से गलती हो जाती है और वाइफ का काम होता है माफ कर देना। रात की वक्त हम देखते हैं ली किंग कॉल करती है फू यांगजो को और कहती है कि तुमने मुझे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में क्यों डाला, मुझे काम नहीं करना, मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाती हूँ। मिस्टर फू यांगजो कहते हैं कि मैडम तुम्हारी ही पूरी कंपनी है, जब मन करे तब आना। वेल ये बताओ क्या अभी तुम मुझे मिस कर रही हो? तो ये कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो ओवर टाइम कर रहे हो ना, तो काम पे ध्यान दो। मिस्टर फू कहते हैं दोबारा पूछता हूँ, सवाल का जवाब दो, नहीं तो सोच लेना। तो ये कहती है नहीं मिस कर रही हूँ। दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है और ये देखती है मिस्टर फू तो दरवाजे पर आ जाते हैं। ये देख कर ये डर जाती है। मिस्टर फू दोबारा से कहते हैं चलो अब बताओ क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? तो ये कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। मिस्टर फू इसे किस करते हैं और नूडल्स बनाने के लिए कहते हैं। ये मनी मन में सोचती है कि ये कितना ज्यादा चिपकू है, लेकिन जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दरवाजे पर गूजे आ जाता है और वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम इस घर में किसके साथ हो, प्लीज मेरे साथ वापस चलो, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। लेकिन ये इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और दरवाजा लगा देती है। लेकिन गूजे को लड़के की आवाज आती है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम किस आदमी के साथ अंदर गुलछर्रे उड़ा रही हो। और तभी फू यांगजो ये सब कुछ सुन लेता है। फू यांगजो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अभी इसे बताता हूँ कि ये किस आदमी के साथ है। लेकिन लीकिंग कहती है कि देखो हमने डिस्कस करा था ना कि हम अभी पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। वो इसे कंट्रोल करने के लिए किस करने लग जाती है ताकि मिस्टर फू यांगजो का गुस्सा शांत हो जाए और यहाँ उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। और दूसरी तरफ गूजे को सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से उठाकर बाहर की तरफ फेंक देते हैं। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सो कर उठती है तो देखती है मिस्टर फू यहाँ नहीं है और तभी इसके फोन पर एक न्यूज होता है। इस न्यूज में ये हर जगह वायरल हो चुकी होती है। इसमें सिर्फ इसी की शक्ल होती है, ये किसी लड़के के साथ रोमांस करते हुए, तो कभी गोद में, तो कभी कार में, तो कभी किचन में, हर जगह की फोटो वायरल हो चुकी होती है और सभी लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को भी लड़के की शक्ल नहीं दिखती। जिसने भी फोटो खींचा होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीकिंग की तस्वीर खींचता है। यहाँ इसकी बहुत बदनामी होती है। ये मिस्टर फू यांगजो को बहुत कॉल करती है लेकिन वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करते। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि ऑर्डर देते हैं कि फू यांगजो को 2 दिन के लिए नींद की दवा दे दो, 2 दिन तक वो उठना नहीं चाहिए और जैसे ही वो उठता है उसे फोन वगैरह कुछ भी मत देना, सीधा का सीधा फ्लाइट में बैठने के लिए कहना और कहना कि चाइना कभी वापस ना जाए। उसे इतना बिजी कर दो कि उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता ही ना चल सके। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट आता है मिस्टर फू यांगजो के पास चाय लेकर और उनकी चाय में नींद की दवा होती है और तभी से इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लीकिंग जो की काफी ज्यादा रो रही होती है, वो सभी लोगों की बातों को याद करती है कि सभी लोगों ने कहा था कि फू यांगजो तुम्हारे जैसी लड़की को मुंह नहीं लगाएगा, तुम्हारे जैसी लड़की को बीवी नहीं बनाएगा, सिर्फ तुम्हारे मजे ले रहा है। ये सोचती है कि उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया, या मेरा स्टैंड लेने तक नहीं आया। सुबह से रात हो गया लेकिन अभी तक एक कॉल नहीं आया। ये उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो जहाँ कहीं भी है उसे मेरा फोन दो। लेकिन असिस्टेंट भी फोन कट कर देता है। ये कहती है कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करा है, मुझे हर्ट किया है, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। और तभी यहाँ कॉल आता है मिस्टर फू यांगजो की एक्स का। पता चलता है कि ये सब कुछ उसका करा धरा है। कहती है तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन कहती है चिंता मत करो, तुम्हें भी बहुत जल्द मजा आने वाला है। जब मैं डिवोर्सी होने के बाद भी फू यांगजो जैसा लड़का पटा सकती हूँ, तो जरा सोचो कि जब मैं सिंगल हो जाऊंगी तो मुझे कैसा लड़का मिलेगा। टेंशन लेने वाली बात तो तुम्हें है, क्योंकि ना तो तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही तुम्हारी बॉडी अच्छी है। तुम्हें दुनिया में कोई लड़का नहीं पूछेगा और मैं इतने इंडिपेंडेंट और इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे लड़के की जरूरत भी नहीं है। स्ट्रांग बनने का नाटक तो कर लेती है लेकिन फोन कट करने के बाद खूब रोती है। दूसरी तरफ हम फू यांगजो को देखते हैं। 2 दिन बाद इसे होश आता है और ये उठते ही डायरेक्टली फोन खोजता है। यहाँ इसका फोन नहीं होता। सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है अपना फोन दो। सेक्रेटरी कहता है मेरा फोन भी नहीं है, लेकिन डांट लगाने पर वो फोन देता है। फोन स्विच ऑफ होता है। हम देखते हैं कि ये फू यांगजो का ही फोन है। ये सारे कॉल्स, मैसेजेस, न्यूज सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। सवाल करता है मैं कितने देर से सो रहा था। असिस्टेंट बताता है 2 दिन से। ये कहता है बहुत बड़ा पाप हो गया। ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसका इस्तेमाल किया और ये सब न्यूज किसने फैलाया। ये डायरेक्टली सवाल करता है कि तुम लोगों ने मुझे नींद की दवा दी थी। तो ये रोते हुए कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मैंने बड़े सर के कहने पर किया था। ये समझ जाता है कि ये सब कुछ इसके डैड ने करवाया है, क्योंकि वो लीकिंग को अपने घर की बहू बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसके बाद ये अपने डैड के पास आता है और साफ साफ कह देता है कि अगर आप मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में आते हैं तो मैं पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस, सब कुछ छोड़कर, इवन आपको भी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब कहकर ये चला जाता है और डैड भी मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉम आती हैं कि तुम उसे लेने के लिए जा रहे हो ना, तुम उसे ये तोहफा देना, वो इम्प्रेस हो जाएगी। ये कहता है मॉम वो किसी भी तोहफे से इम्प्रेस नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसे मना भी नहीं पाऊंगा। मॉम कहती है एक बार ले जाओ तो सही, ये सारी लड़कियों का ड्रीम है। देखते ही वो हैरान हो जाएगी, मैंने स्पेशली उसके लिए मंगवाया है, इवन मेरे पास भी नहीं था ये।
कहता है थैंक यू मम्मा मेरे साइड रहने के लिए। जिसके बाद ये आता है लीकिंग के पास। लीकिंग गार्डन में टेंट लगाकर बैठी हुई होती है और सोचती है कि इतनी देर बाद ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ आकर ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। कहता है मैं सिर्फ 5 मिनट मांगूंगा, लेकिन 5 मिनट से पहले तुम्हें ये देखना होगा, ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन ये कहती है मुझे कुछ नहीं देखना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ से चली जाओ। ये कहता है एक बार देख तो लो। लेकिन जब ये खोल कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। 200 मिलियन जितना महंगा रेड डायमंड्स लगे हुए हैं और इसको खरीदने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि स्टेटस की भी जरूरत है। फू यांगज़ो इसे कहता है कि मुझसे जो कुछ हो पाता था मैंने सब कुछ किया। मैंने तुम्हारे इमेज को बचाने के लिए पूरी मेहनत की है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो सकता। हम दोनों में से कोई एक सिर्फ विधवा ही हो सकता है। हम दोनों कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये गुस्से में टेंट के अंदर आ जाती है और लीकिंग फोन खोल कर देखती है कि फू यांगज़ो ने इसका रिलेशनशिप पब्लिकली रिवील कर दिया है कि जो भी फोटो वीडियो न्यूज वायरल हो रहे हैं लीकिंग के साथ कोई और नहीं बल्कि प्रिंस चार्मिंग फू यांगज़ो है। ये सब सुनकर सभी लोग उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं कि आखिर वो फू यांगज़ो को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना ली। ये लड़की तो बहुत ही स्मार्ट, टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल है। सभी लोग इसकी तरफ हो जाते हैं। एक टाइम पर सभी लोग इसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, लेकिन फू यांगज़ो का नाम जुड़ने की वजह से सभी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी ये नाराजगी दिखाती है। मिस्टर फू यहाँ नाटक करते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया। ये टेंट से बाहर निकल कर आती है और कहती है नाटक करना बंद करो। मिस्टर फू इसे गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों का कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता। डैड ने मुझे ऐसी दवा दी थी कि मैं 2 दिन तक सोता रहा। ना मेरे पास फोन था और ना ही मेरे पास ये न्यूज का पता था। जैसे ही मुझे होश आया है मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लीकिंग को लेकर आता है अपने घर पर फैमिली से मिलाने के लिए। लीकिंग को यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। यहाँ डैड मजबूरी में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एक शब्द नहीं बोलते। मॉम काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि ये लो कंगन, अब तो मेरे घर की बहू बन चुकी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू यांगज़ो लीकिंग से कहता है कि अपने डैड को कॉल करो। जब वो अपने डैड को कॉल करती है तो डैड तो कहते हैं कि मानना पड़ेगा बेटा, तुमने इतने रिच लड़के को कैसे फंसाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे लगा था तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी मछली फंसाई है। ये बहुत एम्बैरेसिंग बात होती है कि एक पिता ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी अब पिता है तो क्या ही कर सकते हैं। कोई किसी की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकता। लेकिन कहती है मैंने बोला था ना कि मेरी शादी होगी, वो भी बहुत अच्छे लड़के से। जिसके बाद ये फोन कट कर देती है और अब ये कॉल करती है फू यांगज़ो की एक्स को। फू यांगज़ो की एक्स को सब कुछ बताती है कि फाइनली हमारा पैचअप हो चुका है। सॉरी, ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुमने पूरी कोशिश की हमें अलग करने की, लेकिन देखो तुम अलग नहीं कर पाई, क्योंकि फू यांगज़ो अलग होना ही नहीं चाहता। वो मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहता। ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत जेलसी होती है और कहती है आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ रोमांस करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं गुजे को, जो कि ये सारे न्यूज सब कुछ उसे पता चल चुका होता है कि वो फू यांगज़ो के साथ है। इतने दिनों तक वो उसके ही साथ थी। इतना सब कुछ पता चलने के बाद इसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि इसे अब तक प्यार हो चुका होता है लीकिंग से। ये लीकिंग के साथ रहना चाहता है। इतने डिप्रेशन की वजह से इसके मुंह से खून आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीकिंग कहती है कि 12 दिन से मेरा पीरियड नहीं आया है, मुझे चेक करना होगा। जब ये चेक करके आती है तो 2 लाइन होता है। ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर फू यांगज़ो तुरंत रिंग निकालकर इसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं और कहते हैं अब मैं और वेट नहीं कर सकता। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।